जय हो। नमस्कार, संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष में मैं हूं आपके साथ समरीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यावरणविद पवन कुमार सिंह जी। आपने नदियों के संरक्षण के लिए बहुत ही अलग तरह का अंदाज चुना है। नदियों के संरक्षण के लिए, उनके जल स्रोतों के बचाव के लिए पवन कुमार सिंह ने बहुत कुछ काम किया है। आप आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और आपको रिवरमैन भी कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है पवन कुमार सिंह जी हमारे स्टूडियो में आपका। नदियां हमेशा से ही हमारा भरण पोषण करती आई हैं। इसके किनारे सभ्यताएं पनपती हैं, बस्तियां बसती हैं और कहानियां गढ़ी जाती हैं। नदियों के जरिए ही हम मनुष्यों की और धरती की प्यास बुझती है। ये एक बहुत ही संजीदा विषय हो गया है आज के वक्त पर, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पवन कुमार सिंह जी, जो कि आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। आपका नदियों के संरक्षण पर जो कार्य है उसका अंदाज बहुत अलग और निराला है। इसमें शामिल हैं हिंदुस्तान के प्रभु श्री राम भी। जी हाँ, प्रभु श्री राम ने जिन जिन मार्गों का इस्तेमाल किया और उन मार्ग में जिन जिन नदियां शामिल रहीं, जो नदियां, उस पर भी आपने संरक्षण का उनका काम किया है। किस तरह से आपने इसको, नदियों के संरक्षण का ख्याल आपके जहन में आया और कब से शुरुआत हुई इस काम की? जी, सर्वप्रथम सबको प्रणाम जी। ये हम वस्तुतः नदी के किनारे के ही बासिंदे हैं जी। हमारा बचपन ऐसी परिस्थिति में गुजरा है कि हम लोग घर से निकले तो बाहर नदी ही दिखी हमें। घर की और गांव भर की उस समय की लड़कियां, दीदी, बहनें, बुआ नदी के किनारे ही बर्तन धुला करती थी। नदी का पानी बहुत साफ था उस समय। उसी पानी से आचमन करना, उसमें स्नान करना, उससे मानो सब कुछ। धीरे धीरे शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ा। 2016 में हम वापस आए। वही नदी हमने देखा तो अब वो ऐसी नहीं थी। अब उसका पानी स्पर्श भी नहीं किया जा सकता था, स्नान करने की बात छोड़ दीजिए। तो थोड़ी सी चिंता लगी, थोड़ा सा बुरा लगा कि यही नदियां हैं जिन्होंने पीढ़ियों को सींचा है। आज इस नदी में कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते जिसे किलोल कह सकते हैं, स्नान कर सकते हैं या फिर तैराकी भी नहीं कर सकते थे उसमें। तो इस विषय पे चिंता हुई और उस नदी की इस दुर्दशा का कारण ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया। तो उसके उद्गम तक पहुंचने की कोशिश की गई और उसमें करीब 1 साल लग गया हमें। भाई, कोई नदी यदि सतत प्रवाहशील है, अविरल है, निर्मल है, तो उसका कारण कुछ न कुछ रहा होगा, उसमें जल स्रोत अच्छे रहे होंगे। लेकिन आज अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से इसके पीछे भी कुछ विशेष कारण होंगे। तो वो कारण ढूंढने में लगभग 1 साल लग गया और उस 1 साल के बाद ये पता चला कि यह नदी, जिसका मूल स्रोत बड़ी सरयू से जुड़ा हुआ था, वो बंद हो जाने के कारण ही ये नदी दुर्दशा का शिकार हुई है, क्योंकि जल स्रोत इसका बिल्कुल टूट गया। और फिर धीरे धीरे प्रदूषण ने घेर रखा, लोगों ने जमीन बढ़ाने के चक्कर में उस पर कब्जा किया, खेतियां भी उस पर करना शुरू कर दिया। गांव-गांव के नाले अब आके नदी में गिरने लगे थे, जिसके कारण नदी का प्रदूषण प्रारंभ हो गया था। और वो नाले चूंकि गंदे थे, उसमें उर्वरा शक्ति ज्यादा थी, तो उस उर्वरा शक्ति के नाते नदी का जल थोड़ा और उर्वर हुआ, उसमें वनस्पतियां आ गईं। प्रदूषण ज्यादा था, इसलिए जलीय जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उसका पूरा इकोसिस्टम नदी का। पवन जी, आपने जीव जंतु की बात की जो स्पेशली नदी के हैं। जिस तरह से टॉक्सिसिटी बढ़ रही है नदियों की, जिस तरह से विषाक्त हो रहा है जल, जीव जंतु को कैसे बचाया जाए और क्या रोल होता है नदी के प्रवाह में जल जंतुओं का? नदी के प्रवाह में जीव जंतुओं का तो बहुत रोल नहीं होता। अच्छा। लेकिन उस पानी को शुद्ध रखने में उन जीव जंतुओं का बहुत रोल होता है। जैसे मछली को ले लीजिए। मछली उन सभी पदार्थों का सेवन कर लेती है जो पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। ओके। सीप 7 लीटर पानी तक पानी को पीने योग्य बना देती है। 7 लीटर पानी एक सीप। ये आप कितने, 1 घंटे का बता रहे हैं या नहीं? फिर 1 घंटे का नहीं। हाँ। उसके अपने जीवन का चक्र है। अच्छा। 7 लीटर पानी वो पीने योग्य बना देती है, प्योरीफाई कर देती है। प्योरीफाई कर देती है। हाँ।
इसी प्रकार से ढेर सारे ऐसे जीव हैं जो जल को पीने लायक या साफ बने रहने के लिए काम करते हैं या उसके काम आते हैं। जब जल उस परिस्थिति में आता है कि उसे प्रदूषित कहा जाए, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और उसमें जब ऊपर से वनस्पतियां घेर लेती हैं, जिसे जलकुंभी कहते हैं या कुछ और वनस्पतियां होती हैं, तो जब ऊपर से वो सतह बना लेती हैं तो पानी के निचले सतह में ऑक्सीजन का स्तर और कम होने लगता है। एक तो प्रदूषण के नाते ये जलीय जीव जंतु प्रभावित होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन का वो स्तर कम होने के नाते ये जलीय जीव जंतु प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे एक समय आता है जब ये जलीय जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं या नष्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। ये सारा कुछ मिला करके नदी का इकोसिस्टम बनता है। नदी के किनारे के जो नदी का तट है जी, तो तट प्रांत, नदी का प्रवाह, नदी के ठीक किनारे, उसके किनारे लगे हुए पेड़, उसमें जीव जंतु और आसपास की वनस्पतियां तक, ये सब मिला करके एक पूरे परिवार की तरह पूरा एक इकोसिस्टम है उनका। और उसके आसपास, नदी के आसपास का पूरा वातावरण, पर्यावरण तक इस पूरी इस परिस्थिति से प्रभावित होता है। हम आपको बताएं, हमने ऐसा महसूस किया है कि एक पेड़ अगर नदी के किनारे कटता है तो ढेर सारे जीवों को प्रभावित करता है। अगर कुछ वनस्पतियां आप उखाड़ लें नदी के किनारे से तो भी ढेर सारी परिस्थितियां कुछ दिनों के लिए बदली हुई सी नजर आती है। क्या नदी के किनारे जो अतिक्रमण होता है उससे भी नदी पर कोई असर पड़ता है? जिस हिसाब से बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। दो बातें कहेंगे हम। एक तो ये कि नदी के किनारे जो कूड़ा निस्तारण हम करते हैं और दूसरा ये कि नदी की सफाई के नाम पर जो सीधे हम तलहटी साफ कर लेते हैं जी। नदी का आकार, जैसा कि मैं समझ पाया हूं अभी तक, इस मामले में बहुत लंबा नहीं कह सकता कि अध्ययन है, लेकिन जो हमने करके सीखा जी, करके पाया, नदी वस्तुतः नाले की तरह बिल्कुल नहीं होती या नहर की तरह नहीं होती जी। नदी नदी है, नदी का अपना चरित्र है, अपना एक विशेष अवस्थापन है। आप देखेंगे कि नदी का तट एक तरफ ढलवा होता है जी, कभी सीधे खड़ा नहीं होता, दूसरी तरफ जहाँ बस्ती है वहाँ सीधे खड़ा मिल जाता है, लेकिन नदी वस्तुतः ढलवे किनारे के साथ चलती है। मानो ढाल आ रहा है और फिर नदी शुरू हो गई। तो जिस तरफ ऊंचा किनारा होता है उधर बस्तियां पाई जाती हैं, जिस तरफ ढाल होता है उधर कृषि पाई जाती है जी। नदी को यदि जीवित संज्ञा माना जाए, जैसे वेदों और पुराणों में नदी को राष्ट्र की नस कहा गया है जी। अपने यहाँ वेदों में पूरा नदी सूक्त है जिसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने गाया है। तो उस परिस्थिति को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो नदी एक ऐसी जीवित संज्ञा है जो एक प्राणी की तरह बिहेव करती है, मनुष्य की तरह बिहेव करती है। उसे भी अंगड़ाई लेने के लिए जगह चाहिए। जब जैसे यह समय चल रहा है, सावन भादो आषाढ़ का जो समय है, ये ऐसा काल है जब नदियों में स्नान करने के लिए वेद, हमारे शास्त्र मना करते हैं, निषेध करते हैं। और अब इस समय नदी का गर्भ भर जाता है, पानी ऊपर आने लगता है। तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नदी अपने लोगों के दरवाजे तक मिलने जाना चाहती है। क्या खूबसूरत बात कही आप। और जब वो लौटती है जी, तो अपने साथ लाए हुए उर्वर शक्तियों को छोड़ के जाती है जी, और कुछ कचड़े उठा के ले जाती है, जो फिर आगे ले जाकर के वो इस स्थिति में, इस अवस्था में ला देती है कि वो फिर से खाद के रूप में आपके सामने आ जाएं या अगले गांव में आ जाएं और फिर वहां से कचड़ा उठा ले वो। लेकिन अब कुछ कचड़े उसमें ऐसे आ जाते हैं जैसे प्लास्टिक, हजारों साल तक वैसे रहने हैं, उसके पार्टिकल्स नदियों में मिल जाएंगे। लेकिन अब इस तरह से नदी आपके दरवाजे तक, आपके खेतों तक, आपके क्षेत्र तक फैलती है और कुछ छोड़ करके कुछ लेकर के जाती है।
और जब जाती है तो आपकी बहुत क्षति नहीं करती नदी। आप क्या करते हैं, नदी की सफाई करते हैं, सफाई के नाम पर नदी की तलहटी से मिट्टी उठा करके उसका तटबंध बना देते हैं। और जब तटबंध बना दिए दोनों तरफ आपने, तो नदी को सीमित कर दिया आपने। ठीक वही स्थिति हो गई कि एक बुजुर्ग महिला या पुरुष जी अपने नई पीढ़ी से, नए परिवर्तन के दौर से रूबरू न हो सके। जी करेक्ट। तो उसमें जो तड़प उठती है, जब फिर से अगला आषाढ़ और सावन आया, गर्भ भरा, पानी ऊपर तक आया, तो उसकी जो तड़प है उस तटबंधों को तोड़ना चाहता है, और जब तोड़ता है तो नुकसान होता है। तो लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। ये बाढ़ पहले भी तो आती रही होगी जी, क्या इतनी क्षति होती थी? नदियों को हम नहर के रूप में न देखें, उन्हें एक जीवित प्राणी के रूप में देखें। पूरी संस्कृति है, एक पूरी जीवित संस्कृति है नदी हमारी। एक नदी का चरित्र और उसकी कार्यप्रणाली दूसरे नदी के चरित्र और कार्यप्रणाली से निश्चित भिन्न है। आपने कहा कि एक नदी की कार्यप्रणाली दूसरी नदी की कार्यप्रणाली से बिल्कुल डिफरेंट है, इसके बारे में हमें बताइए। हाँ, पूरा चरित्र विभिन्न होता है जी। अच्छा, मैं नदी का अपना विज्ञान है और इस पर ढेर सारे विज्ञानी काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो मैंने कहा है वो इस नाते कहा है कि जब मैं नदियों की यात्रा, आजमगढ़ की नदियों की यात्रा कर रहा था, तो मूल सरयू की यात्रा, जिसे आज वहाँ का प्रशासन छोटी सरयू कहता है, वस्तुतः वो मूल सरयू है। तो मूल सरयू की यात्रा से जब हम लौटे थे तो कुछ दिन बाद उस पर थोड़ा सा अध्ययन आदि, फिर विश्लेषण, इसके बाद हमारे वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक नदी पड़ती है, कयाड़। छोटी स्थानीय नदी, ऐतिहासिक परंतु एकदम विलुप्त, मरणासन, आखिरी सांसें गिन रही है। तो हमने प्रतीक्षा की कि बरसात का समय आने दिया जाए जी, ताकि उसका मार्ग स्पष्ट हो, फिर हम किनारे किनारे उसके यात्रा करें जी। ऐसा हुआ। और 2020 के सावन में हम लोगों ने उस नदी के किनारे यात्रा की। तो सरयू के प्रवाह में, मूल सरयू के प्रवाह में, और सूखी साल के 8 महीने 9 महीने सूखी रहने वाली नदी कयाड़ में 3 महीने के उस प्रवाह में अंतर था। अच्छा। मूल सरयू में तमसा जाके मिलती है सहरोज में, मऊ में, और कयाड़ तमसा में जाके मिलती है। तो जहाँ कयाड़ मिल रही थी, संगम बना रही थी तमसा जी के साथ, वहां से करीब 100 मीटर पीछे तक जैसे चंबल की घाटी का एहसास हो रहा था। इतनी गहरी है, इतनी तेज है, इतनी प्रवाहशील है कि पेड़ गिर जाए तो वो बहा ले जाएगी। अच्छा। और तमसा में संगम करने से जैसे लग रहा था कि वो आ रही है और अपने होने का, अपने अस्तित्व, हाँ, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तमसा के जल से संघर्ष कर रही है। और अगले 100 मीटर 50-100 मीटर तक जी, कयाड़ का पानी तमसा के पानी से अलग है। उसके करीब 6-7 महीने बाद जी, पानी था अभी थोड़ा थोड़ा, या थोड़ा सा और कम ही रहा होगा, लेकिन जब हमने अगली नदी पर, उससे करीब 3 किलोमीटर के आसपास गुजरने पर एक और नदी पड़ती है, उसका नाम है सुखसुई। अब वो नाले के रूप में, ये सब नदियां नाले के रूप में हमारे यहाँ प्रशासन के अभिलेख में दर्ज है, लेकिन वो नदी है, गरीबा के ताल से निकलती है वो। उसके अब उसका मार्ग नहीं स्पष्ट था, तो हम लोगों से पूछते पूछते किनारे किनारे चल रहे थे। सफर पूरा हो गया, अगला सावन आया, तो फिर चूंकि अब हमें मार्ग पता था, हम उसके किनारे 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 यात्रा की। वो भी तमसा में मिलती है। दोनों नदियां तमसा में करीब 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल पर संगम बनाती हैं जी। लेकिन दोनों नदियों में, उसके जल के प्रवाह में, उसके पानी की जो आवाज है जल की, जैसे नदियों में कहा जाता है कलकल की आवाज होती है, सरयू को घाघरा कहा जाता था जी। अब फिर से सरयू कहा जाने लगा है जी। लेकिन
जहाँ घाघरा कहा जाता था वो घाघरा नहीं, वो सरयू ही है। रामचरितमानस में, रामायण में हर जगह सरयू के नाम से ही उसका उल्लेख है जी। लेकिन उन्हें जहाँ घाघरा कहा जाता उसके नाते घाघरा कहा जाता था कि उनके चलने में, पानी के प्रवाह में घर घर की आवाज आती है। अच्छा, इसलिए, और चूंकि घर घर नद भी है जहाँ से इसको जल स्रोत प्राप्त होता है सरयू को, इस नाते भी घाघरा कहा जाता है। लेकिन उसका जो कल निनाद है, नदी का जो, नदी की आवाज है पानी के प्रवाह की, वो तीनों नदियों की अलग अलग थी कि प्रत्येक नदी का अपनी गति है, उसके पानी के चलने की अपनी आवाज है, उसके आसपास का अपना एक वातावरण है जिसको सृजित करती है, उससे जीना चाहती है। और वो अकेले नहीं जीना चाहती, उसके साथ साथ उसके आसपास के पशु पक्षी जीते हैं, इंसान जीता है, दरख्त हैं, उसके साथ वनस्पतियां हैं। उस सबको लेकर के हमने कहा ना कि नदी सिर्फ नदी नहीं है, संज्ञा, जीवित संज्ञा नहीं है, ये पूरी की पूरी एक संस्कृति है। और इस संस्कृति को हमारे बुजुर्गों ने तो समझा, हमारे पूर्वजों ने तो समझा, लेकिन हमें लगता है कि जिस डेवलपमेंट के, विकास के मॉडल के पीछे दौड़ पड़े, उसमें हमने नदियों को संस्कृति के रूप में न देख करके संसाधन के रूप में देखा, उसका दोहन किया, शोषण किया, उसमें बहुत ढेर सारे परिवर्तन किए, ढेर सारे उस पर हमने बांध बना डाले जी। अब आज बांध बनाने वाले बहुत अच्छे नामों से जाने जाते हैं, उन्हें इंजीनियर कहा जाता है, अभियांत्रिक। पहले जो नदियों को रोकते थे, नदियों पर बांध बनाते थे, उन्हें असुर कहा जाता था। वेदों की सबसे अधिक लड़ाई वेदों में सिर्फ 2 विषयों पर हुई है, नदियों का प्रवाह रोकने वाले विषय पर और गाय के विषय पर। राक्षस गाय चुराते थे तो देवता उन्हें मुक्त कराते थे। लड़ाई का कारण एक ही है। और पहला लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है, नदियों का मार्ग रोका जाता था, उनको बांध बनाया जाता था, उनको प्रवाह को बदला जाता था जी। तो उनसे नदियों को मुक्त कराने के लिए देवता आते थे स्वर्ग से उतर करके। बहुत सुंदर बात कही। तब उस समय नदियों के प्रवाह को रोकने वाले को असुर कहा जाता था। आज नदियों के प्रवाह को हम स्वयं बाधित कर रहे हैं और अपने आप को हम सम्मानित भी करवा रहे हैं। इनफैक्ट नदियों को नाले में तब्दील करने का भी हमें ही जाता है, उसका हमें ही श्रेय जाता है, हमें ही श्रेय जाता है जी। और नदी का जो आकार है वस्तुतः नाव की तरह है, बिल्कुल, है ना, ताकि अगर पानी गर्भ में भी समाता जाए तो लकीर न टूटे, अविरल बनी रहे। जब उसे आपने नाले की तरह बना दिया तो पानी कहीं भी सूख जाएगा, कहीं भी लकीर टूट जाएगी, कहीं भी अविरलता नष्ट हो जाएगी। और शोषण भी नदी का संसाधन के रूप में किया गया है। इसे नदी को माँ कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेदों में। नदी को माँ मान करके हमने पूजा है, नदी की हमने परिक्रमा की है, नदी को हमने वस्त्र दिया है पूजन में। आज भी माँ नर्मदा को वस्त्र दान किया जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। मैं पवन जी यही आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो नदियाँ सूखती जा रही हैं, जैसे आपने बताया कि उनके जो जल स्रोत हैं वो भी सूखते जा रहे हैं, आपने एक कदम उठाया, दोबारा से रीजुवनेट किया, एक नदी को दोबारा से जिंदा किया जिसको कहते हैं। क्या ऐसे शुरुआत की और क्या कुछ कदम उठाए आपने इनिशियली, और कैसे और लोगों को अपने साथ जोड़ा? ये अच्छा प्रश्न है आपका, इसलिए कि ये थोड़ा भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि जब 2016 में मैं चला था तो मैं अकेले था। समय हमारे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, फोर्ड फीगो जी। तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। तो लखनऊ से लौट रहे थे तो मुझे एक जगह शुक्ल बाजार पड़ता है रास्ते में, वहीं हम रुके तो हमें पता चला कि भाई सरयू यहीं से निकलती हैं। गए हम तो नदी, मानो जहाँ से जल स्रोत था नदी का जी, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए गाड़ी के नाते। तो फिर हम लौट गए थे। तो दूसरी बार हम एक साथी को लेके आए, गौरव रघुवंशी को। अच्छा। और फिर हम लोग नदी के किनारे तक गए, वो तालाब से निकली हुई थी। अच्छा। और तालाब से निकली हुई नदी इस तरह की हो सकती थी जैसा मैंने बचपन में देखा था, ये मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भूगोल थोड़ा बहुत हम लोग भी पढ़े थे।
और एक विषय था। दूसरा विषय कि तालाब से निकली नदी में कभी बालू नहीं हो सकता था। अच्छा। ये भी मन ने स्वीकार नहीं किया। तीसरा विषय ये आया कि अगर ऐसा नहीं था तो ये नदी आई कहाँ से थी और इस नदी की दुर्दशा का कारण क्या है। इस सब पे काम करते हुए 1 साल बीता। फिर हमने वहाँ के कुछ लोगों को संपर्क किया। आज भी वो लोग हमारे साथी हैं जी। आज भी हमारे साथ वो लोग चलते हैं। करीब हमें लगता है कि 20-25 की संख्या रही होगी। उसमें 2 लोग गोरखपुर से भी आए थे। अच्छा। एक हमारे मित्र थे मऊ से आए थे, एक बनारस से आए थे, कुछ आजमगढ़ से थे, स्थानीय थे। और हमने पहली पंचायत की सरयू पंचायत के नाम से। अच्छा। हम लोग सब लोग बैठ करके ये कहे कि अच्छा किया क्या जाए, सॉल्यूशन क्या है। हाँ, सबने अपनी अपनी बात कही, हमने भी अपनी बात कही। फिर तत्काल यही किया गया कि अच्छा चलो बाकी जो कुछ किया जाएगा वो तो किया जाएगा। अभी हम ऐसा करते हैं कि जो इस नदी में कचरा है उसी को साफ करना शुरू करते हैं। शुरुआत सफाई से हुई। 28 दिसंबर कड़कड़ाती हुई ठंडी, मतलब पानी को छुइए तो सिहरन, ऐसी ठंडी। लोग तैयार नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगा कि लोगों को तैयार करने से अच्छा है कि चलो हम शुरू कर लेते हैं। तो लोग देख ही रहे थे और हमने अपना ताना बाना कपड़ा स्वेटर सब निकाला और हाफ पैंट पे हम नदी में उतर गए। अच्छा। जब पहला पांव हमने रखा तो एकदम बजबजाती हुई, जैसे नाली बजबजाती है वैसे ही बजबजा रही थी नदी। लेकिन फिर भी भाव तो था सरयू जी का, तो हमने उसी जल को माथे से लगाया, प्रणाम किया। और जब हम नदी में उतर गए तो धीरे धीरे करके 4-5 साथी और आ गए, कारवा बनता गया। हाँ, अब उसी दिन की बात है। हाँ। बाकी सब लोग खड़े होकर देख रहे थे और हम 5-6 साथी जी करीब 1.5-2 घंटे तक हमने कुछ काम किया। लेकिन उसमें से जितना भी कचरा हमने निकाला नदी के किनारे हमने रखा जी, परंतु मुश्किल से थोड़ा सा ही हो पाया जी। साहस नहीं टूटा। फिर धीरे धीरे लोग, वो देखने वाले लोग अगले रविवार को फिर इकट्ठा हुए और स्थिति ये बनी कि 1 साल में हमने ढेर सारा काम किया और उस साल नदी सूखी नहीं सूखी। तो फिर धीरे धीरे लोगों में जोश बढ़ता गया, लोगों से संपर्क होता गया, सरयू पंचायतें बढ़ती गईं, गांव-गांव गए हम लोग और आज 5 साल से नदी सूखी नहीं है। बहुत ही सुंदर। यानी कि अगर आप एफर्ट करें तो नदियों को सूखने के साथ साथ आप अपने पर्यावरण को हर तरीके से बचा सकते हैं। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनको आप पर्यावरण को संरक्षण के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ अलग से नहीं करना है। आप जहाँ हैं सिर्फ उन्हीं 5 चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन 5 चीज़ों से ये पूरी प्रकृति बनी है, हम निर्मित हुए हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, जब पानी के नज़दीक जाते हैं, हरियाली के नज़दीक जाते हैं, खुले आसमान में तारों को देखते हैं आप, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसी से हम बने हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जब अपने परम तत्व से मिलने के लिए जाता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो आप उस पानी को, उस हरियाली को, उस खुले आकाश को, ज़मीन को, सबको बचाने की कोशिश कीजिए, प्रदूषित न हो। आप देखिए चारों तरफ आपकी खुशहाली आ जाएगी, पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे, पूरा परिवार देश प्रसन्न हो जाएगा, दुनिया। पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने जाना कि अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो आप नदियों के पास जाते हैं। आप जब भी गौर करें, आपको लगे कि मन में बहुत कौतूहल है, बहुत बेचैनी है, तो आप जाइए और किसी नदी के किनारे सुकून से बैठिए, तो आपको बहुत सुकून मिलता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो भी तपस्याओं के लिए नदी के किनारे जाते थे। तो ये जो नदियाँ नालों में बन रही हैं, इसे हम ही रोक सकते हैं। छोटे छोटे से एफर्ट्स डालने हैं जिससे बहुत कुछ बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। हमारे साथ थे पर्यावरणविद पवन जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।